मैं डॉक्टर लता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। हम देख रहे हैं नीलोत्पल मृणाल लिखित डार्क हॉर्स उपन्यास की कथा वस्तु। इसके पूर्व हमने इसके 8 भाग देख लिए हैं और उसमें हमने 10वां अंक देख लिया है। 10वें अंक तक देखा कि संतोष दिल्ली में पहुंचा है, उसे अपना कमरा मिला है। उस कमरा मिलने की खुशी में दोस्त राय साहब, मनोहर, गुरु उससे पार्टी लेते हैं। पार्टी हो गई है और पार्टी के बाद मनोहर के चाचा दिल्ली में आए हैं, जो किडनी के मरीज हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में वह दिखाने के लिए आए हैं। अतः दिल्ली में रहने वाले छात्रों की यह भी एक समस्या लेखक ने यहाँ प्रस्तुत की है, क्योंकि दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल हैं और दिल्ली देखने के लिए लोग आते हैं, इसीलिए यह उनकी एक समस्या है। आए दिन कोई ना कोई यहाँ आता ही रहता है। यहाँ तक हमने देख लिया है। अब 90वें अंक में हम ये देखेंगे कि आगे संतोष अपने पढ़ाई के बारे में, अपने अध्ययन के बारे में क्या सोच रहा है, यह देखेंगे। 90वें अंक में 9वां भाग है और अंक है 11वां। देखते हैं डार्क हॉर्स उपन्यास का 11वां अंक। परिपाटी के अनुसार पहले हम देखेंगे इस अंक में जो आएंगे पात्र। उपन्यास है, इसमें अनेक पात्र हैं। नायक संतोष है, उसके पिताजी विनायक बाबू है, कमला देवी है। अब दोस्त मिल रहे हैं, राय साहब है, मनोहर है, भरत है। इसे दोस्त संतोष के जीवन में आए हैं। अब आगे कहानी कैसे बढ़ती है 11वें अंक में देखेंगे। पहले उसके पात्र। 11वें अंक में जो पात्र आए हैं वह है संतोष नायक, गुरु है और विमलेंदु यादव। यह गुरु का दोस्त है। देखते हैं इस अंक का कथ्य। 11वें अंक में विमलेंदु दोपहर ही गुरु के रूम पर आया था। वह यूपी के बलिया का रहने वाला था। उसके पिताजी किसान थे। पढ़ने में ठीक ठाक था। उसने स्नातक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में किया था, अर्थात फर्स्ट क्लास श्रेणी में नहीं तो द्वितीय श्रेणी में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। फिर भी अपने मेहनत के बलबूते पर वह मुख्य परीक्षा तक पहुंच गया था, दे दी थी उसने। एक बार वह साक्षात्कार तक पहुंच गया था, अर्थात सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए किसी अंक की या अधिक अंक की आवश्यकता नहीं होती। यह हमें विमलेंदु के पात्र से पता चलता है। स्नातक उपाधि उसने द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की है, फिर भी वह साक्षात्कार तक पहुंच गया है। इसके लिए आवश्यक होती है मेहनत। अपने मेहनत के बलबूते पर मुख्य परीक्षा पास होके साक्षात्कार में सिविल सेवा की परीक्षा में पहुंचा था। गुरु से उसकी खूब पटती थी, शिवाय वह शराब पीने के घोर विरोधी था। वह गुरु जो शराब पीता है उसके वह विरोधी था, लेकिन अन्यथा गुरु का वह सच्चा दोस्त है, उससे खूब पटती थी, ऐसा लेखक ने यहाँ चित्रण किया है। उसे एक ही नशा था, अपने के पसीने की भेजी हुई कमाई को सफलतापूर्वक अमृत में बदल देना। यानी विमलेंदु को नशा एक ही है, जो उसके माता पिता यानी अपने जो पसीने से कमाते हैं और उसे भेज रहे हैं, वह उसे अमृत में बदल दे, अर्थात अपने मेहनत से वह अपने माता पिता को कुछ करके दिखाएगा। विमलेंदु वहां बैठे किताबें पलटने लगा कि संतोष आया, जिसने अभी तक कोई कोचिंग शुरू नहीं की थी। अभी वह एनसीईआरटी की किताबें कमरे में पढ़ रहा था। अभी वो आया है दिल्ली में। अभी उसे वजीराबाद में कमरा मिला है, गुरु के ऊपर वाला कमरा है, वह रह रहा है। अभी उसने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, इसीलिए वह घर पर बैठकर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहा है। अब कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी है इसके बारे में वह गुरु को और गुरु जाहिर है विमलेंदु को पूछते हैं। गुरु विमलेंदु को संतोष ने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे इसके बारे में मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं। संतोष की स्थिति बताते हैं। एक तो इतिहास विषय है और दूसरा हिंदी या समाजशास्त्र।
ले ले, इसमें वह फंसे हुए हैं। अर्थात अभी संतोष की क्या स्थिति है, उसका मूल विषय है इतिहास, और अब वह दूसरा विषय कौन सा ले, हिंदी या समाजशास्त्र, क्योंकि राय साहब ने बताया था हिंदी विषय लेना चाहिए, इसीलिए इसमें वह फंसे हुए हैं। वैसे तो विमलेंदु के कोचिंग को लेकर विचार है कि बिना कोचिंग किए तैयारी करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्थात विमलेंदु के विचार है कि कोचिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना कोचिंग के भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, ऐसा विमलेंदु के विचार है। अतः विमलेंदु और गुरु दोनों कोचिंग का चरित्र चित्रण इस प्रकार करते हैं कि वह सुनकर संतोष सोच में पड़ता है। उन्हें लगता है कि कुकुरमुत्तों की तरह उगे कोचिनों में कोई क्वालिटी ही नहीं है। कुकुरमुत्ते यानी भूछत्र, भूछत्र की तरह ये उगे हुए जो कोचिन है उसमें कोई क्वालिटी ही नहीं, कुछ छोड़े तो बाकी सब माया जाल है। यानी यह मुखर्जी नगर में कोचिन जो है, सिविल सेवा की कोचिंग देने वाली जो कोचिंग क्लासेस है वह केवल माया जाल है, इसमें हमें फंसना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी नहीं, ऐसी सोच गुरु और संतोष की है। यह सोच उनकी अनुभव से आई है। वह कहते हैं कि क्लास के बगैर वह अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से वह पास हो सकते हैं, सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण हो सकते हैं। और वह दोनों ठेका लगाते हैं, यहाँ अगर कोई एलियन भी आएगा तो ये कोचिन वाले उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे कोचिन लगाने के लिए बाध्य ही करेंगे, ऐसा विमलेंदु कहता है। तब दोनों तहका लगाते हैं। तब संतोष थोड़ा सोच में पड़ जाता है, और वास्तव में संतोष यहाँ आया था कि एक दो कोचिंग ज्वाइन करके साल भर में अपनी नैया वह पार करेगा। ये कोचिंग को ज्वाइन करके वह 1 साल में 2 साल में वह आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा, ऐसा सोचकर संतोष दिल्ली में आया है। अतः उसके मन में दोनों की बातों ने कोचिंग को लेकर अजब रेखा चित्र तैयार किया। इसके साथ वह दोनों के बातों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता, कारण वे दोनों भी इंटरव्यू तक पहुंच चुके थे। पर संतोष के मन में कोचिंग को लेकर प्रश्न निर्माण ही हुआ। बाद में वह कमरे में जाता है और सोचता है कि किसी दूसरों की बातों से निर्णय लेना ठीक नहीं है। अर्थात गुरु और विमलेंदु की कोचिंग को लेकर क्या सोच है, यह देखकर मैं अपना निर्णय नहीं लूंगा, यह संतोष तय करता है। और वह सोचता है कि वह वर्षों से बैठकर यहाँ पढ़ लेगा और कोचिंग में ज्वाइन करेगा। कोचिंग को वह चाहे भला बुरा कहे, लेकिन वह सोचता है कि ये दोनों वर्षों से बैठकर यहाँ पढ़ रहे हैं, कोचिंग उन्होंने ज्वाइन की, अध्ययन किया, और आज कोचिंग को भला बुरा कह रहे हैं। हम तो अभी आए हैं, बेसिक जानकारी के लिए कोई भी कोचिंग देख लेंगे और बाकी आगे खुद की मेहनत काम आएगी। वह उसे विमलेंदु और गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की, मुलाकात तक पहुंचे हैं, और आप जाकर कोचिंग को भला बुरा कह रहे हैं, ये बात संतोष को अच्छी नहीं लगती। इसलिए वह सोचता है कि किसी दूसरों के कहने से मेरा निर्णय मैं नहीं बदल लूंगा। इसके लिए वह सोचता है कि मैं राय साहब की सलाह लूंगा। इसीलिए वह राय साहब को तुरंत फोन करता है। उस समय 4 बजे थे और राय साहब ने कहा था शाम को बतरा में आना, तब हम कोचिंग देखेंगे और वहाँ कोचिंग के लिए जाएंगे। लेकिन संतोष को रहा नहीं गया और वह तुरंत बतरा की ओर निकल पड़ा। इस प्रकार इस 11वें अंक में हम देख रहे हैं कि संतोष का चांद्रयान चांद पर पहुंचा ही है, परंतु अब संतोष के सामने कोचिंग की समस्या है। जो इस क्षेत्र में सफल है उन्हें वह कौन सी कोचिंग लगे, यह पूछता है। तब वह जो बताते हैं यह सोचकर संतोष के मन में थोड़ा कोचिंग को लेकर प्रश्न निर्माण हुआ, लेकिन वह सोचता है कि
वह कोचिंग लगाएगा और कोचिंग जाकर अपनी अगली पढ़ाई पूरी करेगा। यहाँ 11वां अंक समाप्त होता है। अपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।